हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सोल्व कराया जा रहा है धेयायर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सोल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें और किसी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करिए। देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो सेक्शन कमज़ोर हो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो मेजर जो है आपके यूपी पीसीएस में जिनका वेटेज रहता है ठीक ठाक, वो जैसे आपके करंट अफेयर हो गए, जहाँ से 30 से 35-40 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब का ठीक ठाक वेटेज रहता है। तो इन पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इन सब्जेक्ट में अगर कोई आपका कमज़ोर है तो उस पर विशेष रूप से उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी आपके स्टडी से रिलेटेड या फिर इससे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी अगर जो कंटेंट है, वो जो है, जो अच्छे कंटेंट हैं वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बशर्ते आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और उसके ज़रूरी है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आप लोगों को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित करना है। कुछ नदी तट दिए गए हैं और अवस्थिति दी गई है। ओखा की अगर हम बात करें, ओखा जो है यह आपके गुजरात में है। कन्नूर जो है यह जो है केरल में है। बखाली बखाली की अगर हम बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में है। और कारवाड़ जो है यह कर्नाटक में है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई की आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो आरोही क्रम मतलब ये है कि छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में जो है आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका अन्नपूर्णा, यह आ जाएगा पहले नंबर पे। इसके बाद है धौलागिरी, यह दूसरे नंबर पे आ जाएगा। मकालू तीसरे नंबर पे और कंचनजंगा जो है यह चौथे नंबर पे। मतलब सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो कंचनजंगा की है, ठीक है। उसके बाद है मकालू की, फिर है आपका अन्नपूर्णा और फिर है आपका धौलागिरी। इसका देखिए सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जिसमें अगर हम बात करें कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,598 मीटर है। मकालू की ऊंचाई जो है 8,481, धौलागिरी की 8,172 और अन्नपूर्णा की 8,091। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करिए। कुछ पहाड़ी दिए गए और स्थिति। चीन श्रृंखला जो है यह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। सारामती जो है यह है आपके नागालैंड में। कुल्लई मलाई जो है यह तमिलनाडु में है और मिकिर असम में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। लिम्बू मणिपुर, कोनियाक नागालैंड, नेटिया त्रिपुरा, हालाचू अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। लिम्बू जनजातियाँ जो है यह मणिपुर में नहीं पाई जाती हैं। लिम्बू जनजाति की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है, सिक्किम की। लिम्बू जो है वो सिक्किम की जनजाति है। तो ऑप्शन ए जो है इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। भवानी, कामनी, कृष्णा या फिर साबरमती। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1, 2, 3। भवानी, कामनी और कृष्णा ये सभी नदियाँ जो है, देखिए ये सभी नदियाँ जो है आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि साबरमती अगर हम बात करें, साबरमती जो है अरब सागर की ओर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। कुछ खदान दिए गए हैं और भारत में उनकी अवस्थिति दी गई है। रणजीत घाटी जो है यह सिक्किम में है। रणजीत घाटी है सिक्किम में। झिलमिली है छत्तीसगढ़ में। वरोरा जो है यह महाराष्ट्र में है। और नामची के नामफुक यह आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में से कौन सी जलधारा ठंडी है। कौन सी ठंडी जलधारा है, कूट के हिसाब से सही आंसर का
चयन करना है, क्यूराइल, नॉर्वे, इर्मिंगर या फिर क्यूरेसियो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका क्यूराइल और इर्मिंगर। यह दोनों जलधाराएं जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है, जबकि क्यूरेसियो और नॉर्वे यह दोनों जलधाराएं गर्म जलधाराएं, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिसौरी नदी दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकल करके मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। मिसौरी और मिसिसिपी के संगम पर कनसास शहर बसा है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। मिसिसिपी मिसौरी और जो मिसौरी नदी है और मिसिसिपी नदी है, इन दोनों के संगम पर सेंट लुई नगर स्थित है, न कि कनसास। कौन सा नगर है? सेंट लुई। सेंट लुई नगर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। पेरेकॉप जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्रीमिया तथा यूक्रेन के मध्य अवस्थित है। यह काले सागर को शिवांश नामक समुद्र से अलग करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही है। इजराइल की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इजराइल की जो सीमा है मिस्र, सीरिया, जॉर्डन और लेबनान, इन सभी देशों के साथ इजराइल की सीमा लगती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा एक सही नहीं है? नियतिवादी अवधारणा एफ रेंटजिल द्वारा दिया गया था। संभववादी अवधारणा दिया गया था कार्ल रीटर द्वारा। नवनियतिवादी अवधारणा ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया था। और सांस्कृतिक निश्चयवाद की जो अवधारणा है कार्ल ओ सावर द्वारा दिया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो संभववादी अवधारणा है यह दिया गया था, यह जो है विडॉल डीला ब्लास द्वारा दिया गया था। विडॉल डीला ब्लास द्वारा जो है यह दिया गया था, ठीक है। विडॉल डीला वास संभववादी अवधारणा यह विडॉल डीला वास द्वारा दिया गया था। और यह मुख्य रूप से मानव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उनसे संबंधित या कुछ वक्तव्य है जो इनके द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है? मानस, डिब्रू साइखोवा, नोकरेक या फिर अचान कमार, अमरकंटक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है मानस और डिब्रू साइखोवा यह दोनों जो है भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे हैं जो यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है। बाकी नोकरेक और अचान कमार यह दोनों जो है यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही कांवर झील या कांवर ताल, इसके संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखू झील है। बिहार के बेगूसराय में स्थित यह झील गंगा की सहायक गंडक नदी के विसर्ग के कारण बना है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। बिहार के बेगूसराय में ये जो स्थिति बहुत ज़्यादा अतिक्रमण के कारण जो है यह विलुप्ति के कगार पर पहुँच चुका है, जिस कारण जो है इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और यह एशिया की एकमात्र ऐसी झील है जो मीठे पानी की मतलब गोखू झील है, ठीक है। और ये गंगा की सहायक नदी गंडक के विसर्ग द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोनों विकल्प जो है वो सही है। तीर्थ हल्ली किस फसल या पौधे की एक किस्म है? नारियल, सुपारी, आम या फिर केला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीर्थ हल्ली जो है यह सुपारी की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से कर्नाटक में उपजाया जाता है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक में उपजाया जाता है। और भारत में अगर हम बात करें कर्नाटक उत्पादन में, ठीक है, भारत में सुपारी उत्पादन में कर्नाटक का सबसे बड़ा योगदान है। भारत के कुल सुपारी उत्पादन का 40% उत्पादन कर्नाटक जो है अकेले करता है। दूसरे नंबर पे केरल आता है जिसका सुपारी के उत्पादन में कुल योगदान है लगभग 25% के आसपास। तीसरे नंबर पे आपका है असम। असम का जो योगदान है लगभग 20% के पास है। और ये तीनों देशों द्वारा मिल करके लगभग भारत में 50 है, मतलब भारत के आधे से अधिक सुपारी का उत्पादन इन तीनों देशों द्वारा, तीनों राज्यों द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, जिसमें कर्नाटक पहले नंबर पे है, ठीक। और तीर्थहल्ली जो सुपारी की एक प्रजाति है इसका उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस की अगर हम बात करें, यह मनाया जाता है 3 मई को। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 2134। 2134 ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2024 का बुकर पुरस्कार जेनी एरपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को प्रदान किया गया था। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है पॉल लिंच को दिया गया था। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों जो है
इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें अगर हम बात करें 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जेनी एरपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को कैरोस नामक पुस्तक के लिए दिया गया था। और 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वह पॉल लिंच को दिया गया था। ठीक है, तो दोनों विकल्प जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसमें क्या दिया है कि 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, तो इन्हें जो है बुकर पुरस्कार प्रदान हुआ था, न कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान हुआ था। ठीक, और अगर हम बात करें इन्हें एरपेन एरपेनबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन 2024 का जो प्रदान किया गया था वह बुकर पुरस्कार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार था। ठीक है, तो दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर उन्हें सत्य कौन सा कथन है पहचानना है। सेला सुरंग भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग है जिसे हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने मान्यता दिया है। सेला सुरंग सिक्किम में है और इससे का उद्घाटन जो है मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि सेला सुरंग की अगर हम बात करें तो यह सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। साड़ी के कुछ प्रकार दिए गए और संबंधित राज्य। पोचमपल्ली इकत की जो साड़ी है, पोचमपल्ली इकत साड़ी, यह मुख्य रूप से तेलंगाना में पाई जाती है। कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण है वो तेलंगाना में किया जाता है। कुनबी साड़ी, इसकी बुनाई जो है यह गोवा में होती है। मेखला, यह जो है असम की साड़ी है। और मंगलगिरी जो है आंध्र प्रदेश की साड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग, नो टिल फार्मिंग, परिशुद्धता किण्वन या फिर आहार की आदतों में बदलाव। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी माध्यमों से हम खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही लाइम बीमारी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में देखा गया था? केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को हाल ही में वेटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने यह सम्मान बंगाल फ्लोरिकन के संरक्षण की दिशा में किए गए अपने प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। उन्हें जो पुरस्कार दिया गया था वह बंगाल फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए नहीं बल्कि जो एक ग्रेटर एर्जुटेट स्टॉर्क पक्षी है उसके संरक्षण के लिए उन्हें जो है वेटले गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह मुख्य रूप से असम की एक वन्यजीव कार्य करती है। ठीक है, असम की एक वन्यजीव कार्य करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। जीडीपी की गणना करते समय निम्नलिखित मदों में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, घिसावट या पूंजी का उपभोग, हस्तांतरण लाभ, पूंजी लाभ या हानि। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए इसमें की अगर हम बात करें, इसमें हस्तांतरण आय और पूंजी लाभ पर जो हानि या लाभ होती है इसको जीडीपी की गणना में काउंट नहीं किया जाता है। तो तीसरा और चौथा जो है सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त और वर्ष है, इन्हें जो है विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था उससे जो है आपको सम्मिलित करना है। बात करेगा नागालैंड की। नागालैंड को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वह 1969 में दिया गया था। 1969 में। मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा 1972 में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा 1971 में और मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 1 2 4, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 1 2 4। मुद्रास्फीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति से परिवर्तनशील आय समूहों को लाभ होता है। मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी होती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा गलत है। मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से अगर हम बात करें तो इससे जो है बेरोजगारी, इससे रोजगार में वृद्धि होती है, न कि बेरोजगारी में। ठीक है, मुद्रास्फीति से बेरोजगार में वृद्धि होती है। इसके अगर हम मुद्रास्फीति के कुछ प्रभाव हम देखें तो
उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है उपभोक्ताओं को हानि होती है, जो ऋणदाता होते हैं उन्हें हानि होती है। सार्वजनिक बचत इसमें कमी आती है, आयात में वृद्धि होती है, निर्यात में कमी आती है, रोजगार में वृद्धि होती है, उत्पादक इसमें वृद्धि होता है, ठीक है। व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, जो कृषक है उसे लाभ होता है, और परिवर्तनशील आय समूह जो है इस क्षेत्र को भी लाभ होता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ योजना दिए गए हैं और उसका प्रारंभ होने या शुरू करने का जो वर्ष है उससे आपको सुनित करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना इसकी शुरुआत जो है 1999 में किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसका जो शुरुआत किया गया था 2000 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का शुरुआत किया गया था 1988 में, और प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना 2004 में शुरू की गई थी। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2134, 2134। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कैथरीन तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है, यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। बात करें अगर कैथरीन की, कैथरीन जो है यह तंजानिया नहीं बल्कि यह मिस्र की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ की? मिस्र की सर्वोच्च चोटी है। तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। और यह जो है सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। डिसअपॉइंटमेंट झील कहाँ पे स्थित है? कनाडा, स्पेन, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसके दक्षिण में गिब्सन जो मरुस्थल है इसके दक्षिण में ही स्थित है, ठीक, इसके दक्षिण में गिब्सन मरुस्थल है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल नदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वोल्गा नदी जो है यह रूस को यूरोपियाई रूस और एशियाई रूस इन दोनों में विभाजित नहीं करता है। बाकी यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और यूराल नदी यह तीनों जो है रूस को यूरोप और एशिया में विभाजित करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित कीजिए। कुछ पर्वत दिए गए हैं उसकी अवस्थिति। ग्रेम्पियन पर्वत, ग्रेम्पियन पर्वत जो है यह है स्कॉटलैंड में। एपेनाइन पर्वत है इटली में, एपेनाइन पर्वत इटली में है। हॉर्ज पर्वत है जर्मनी में, और पिनाइन पर्वत है इंग्लैंड में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3421, 3421। निम्नलिखित में से कौन एक अस्वक्षांश कहलाता है? विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी या फिर ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अस्वक्षांश कहा जाता है, जिसका विस्तार मुख्य रूप से आपको 23 डिग्री से लेकर के 35 अक्षांश तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है और हर एक की सही व्याख्या करता है, ठीक। ब्लू चिप कंपनियों के अंतर्गत उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जो एक समय से मतलब लंबे समय से जो है लाभांश दे रही हैं और वो कंपनियां घाटे में नहीं बल्कि फायदे में चल रही हैं, ठीक है। इन कंपनियों को, ऐसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लॉरेंज वक्र आय की विषमता का मापन करता है। गिनी गुणांक यह आय वितरण में जो व्यापक असमानता है उसका मापन करता है। कुजनेट्स वक्र जो है प्रति व्यक्ति आय की विषमता का मापन करता है। फिलिप वक्र जो है यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच जो संबंध है उसका मापन करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसका जो सही आंसर हो क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दास कैपिटल। दास कैपिटल की रचना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है यह आपके नगरीकरण, यह नगरीकरण नहीं बल्कि नगरीकरण, ठीक है। कौन सा कारण नगरीकरण का प्रमुख कारण नहीं माना जाता है, ठीक? औद्योगिकरण, कृषि का विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर शिक्षा के अवसर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीकरण का, कृषि का विस्तार जो है यह नगरीकरण का मुख्य कारण नहीं है, ठीक है। बाकी औद्योगिकरण, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं और शिक्षा का अवसर ये सभी जो है नगरीकरण के प्रमुख कारक माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है।
राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी जो है यह आपके हैदराबाद में स्थित है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला यह है अहमदाबाद में। और परिवर्तन इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई, इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम में है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोन केंद्र जो है यह कोलकाता में है। सही आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड है नई दिल्ली में, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में, और राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी। यह नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पे है? यह जो है मुंबई में स्थित है, मुंबई में। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है? रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, जल में पड़ी परखनली का चमकना, या फिर बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देना। इसका जो सही आंसर है क्या होगा? मतलब कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर दिखाई देना यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, यह अपवर्तन के कारण जो है बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का हमें ऊपर दिखाई देता है। ठीक, बाकी तीनों विकल्प जो है वो सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारे के रंग का जो निर्धारण है उनके पृष्ठ ताप से होता है। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफ़ेद होते हैं और अत्यधिक उच्च ताप वाले तारे नीले रंग के होते हैं। फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई हिसाब नहीं, अर्थात तीनों विकल्प जो है वो सही है। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इन्हें जो है इनकी मात्रा के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, मानव शरीर में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 10% के आसपास पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है यह लगभग 3% के आसपास पाई जाती है। ठीक, फॉस्फोरस जो है यह मानव शरीर में लगभग 1% के आसपास पाया जाता है, और कैल्शियम जो है यह 2% के आसपास पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका 1 2 3 4, ऑप्शन बी, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? जियोलाइट का प्रयोग जल को मृद बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कॉस्टनर कैलनर विधि के अनुसार किया जाता है। गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गलत है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की अगर हम बात करें, इसमें गैलियम धातु का उपयोग नहीं बल्कि इसमें सेलिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इसमें सेलिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेलेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तीसरा गलत है, अन्य दोनों विकल्प सही हैं। उत्परिवर्तनवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। उत्परिवर्तन एक अनिश्चित प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प जो है उत्परिवर्तन के बारे में सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भ्रूण विज्ञान की स्थापना डब्ल्यू फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। विषाणुओं के अस्तित्व का प्रमाण डी इवानोव्स्की ने दिया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नॉल और रस्क द्वारा बनाया गया था। कृत्रिम हृदय का निर्माण जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम हृदय का जो निर्माण है, कृत्रिम हृदय का निर्माण या इसका विकास जो है रॉबर्ट जॉर्विक द्वारा किया गया था। रॉबर्ट जॉर्विक द्वारा किया गया था, और इन्हीं के नाम पर एक कृत्रिम हृदय का निर्माण किया गया था जिसका नाम था जॉर्विक 7। ठीक, जॉर्विक 7 जो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ठीक है, जॉर्विक 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है? यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, या लार के स्त्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है, या लार ग्रंथियों के स्त्राव को कम करता है, या फिर यह आँख की पुतली को फैलाता है। इसमें आपको बताना है कि कौन जो है तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य कौन नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा यह आपका गलत है। इसकी अगर हम बात करें, यह जो है नेत्र की पुतली को संकुचित करता है, और इसके साथ साथ जो लार के स्त्राव में अन्य जो पाचक रस हैं इनमें वृद्धि करता है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा
गलत हो जाएगा। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन अनुच्छेद 13 से संबंधित है? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत या फिर अद्वितीयता का सिद्धांत? कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इन सभी का उल्लेख किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इन सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक, चाहे वो अनुच्छादन का सिद्धांत हो, पृथक्करणीयता का सिद्धांत हो या फिर अद्वितीयता का सिद्धांत हो। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एकांतता का अधिकार राजा गोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार या निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जो है यह MM हासकट बनाम महाराष्ट्र राज्य, आश्रय का अधिकार मेनका गांधी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, चिकित्सा पाने का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघ? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आश्रय का अधिकार। इसकी अगर हम बात करें तो यह चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1998 ईस्वी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1998। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1998 में आश्रय के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। जबकि अगर मेनका गांधी की हम बात करें, मेनका गांधी के मामले पासपोर्ट धारण करने का अधिकार जो है, पासपोर्ट धारण करने और विदेश जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद का कोई सदन राष्ट्रपति पर आरोप एक संकल्प के रूप में लगाया जा सकता है। प्रस्तावित संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। बताए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर यह आरोप लगा सकता है, मतलब संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। और सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर यह संकल्प पारित हो जाता है तो यह अगले सदन में जो है चला जाता है। और यह संकल्प जो पहली बार लाया जाता है तो इसके लिए कम से कम 1/5 नहीं बल्कि 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ठीक, और जब पहले सदन में यह पास हो जाता है उसके बाद जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है सूचित करना होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा जो है गलत है। पूर्ण न्याय शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? पूर्ण न्याय का जो शब्द है यह संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्ण न्याय का शब्द का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या फिर अनुच्छेद 144? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पूर्ण न्याय शब्द का जो प्रयोग है वह संविधान की अनुच्छेद 142 में किया गया है, अनुच्छेद 142 में किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रावधान ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे आदेश दे सकता है जो उसकी समझ किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो। ठीक, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 142 में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारत सरकार द्वारा उधार लेने का जो उल्लेख किया गया है 292 में। संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए गए व्यय का उल्लेख 282। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट 296। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, इसका जो उल्लेख है वह 296 नहीं बल्कि इसका जो उल्लेख किया गया है 285 में किया गया। ठीक, 285 में किया गया, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल 7 राज्यों में विधान परिषदों का अस्तित्व है। कर्नाटक और बिहार में विधान परिषदों की संख्या असमान है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पे वर्तमान समय में विधान परिषद है। और कर्नाटक और बिहार में 75 सदस्य विधान परिषद में है। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, समान है। और इसमें क्या दिया है कि असमान है, तो इसलिए जो है दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नियम 388, इसमें सदन में सारे नियमों के किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा करने का प्रावधान किया गया है। नियम 377 में लोक महत्व एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों की सुनवाई का उल्लेख किया गया है। नियम 184 में जनहित मामलों पर बहस एवं मतदान करने का उल्लेख है। नियम 115 में अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस देने का उल्लेख किया गया है। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नियम संख्या 115, इसमें जो है संसद सदस्यों को किसी अन्य सदस्य या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कर्नल टॉट ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था। इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का सच्चा मित्र कहा था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, न कि इस्लाम का मित्र कहा था। ठीक, इस्लाम का शत्रु कहा था। किसने कहा था? यह जो है बदायूनी ने कहा था। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा जो है आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। कुछ हड़प्पाई स्थल दिए गए हैं और वहाँ पे जो साक्ष्य पाए गए हैं उससे सुमिलित करना है। ठीक है, लोथल से किसकी प्राप्ति हुई है? लोथल से अगर हम बात करें, लोथल से हमें संयुक्त समाधान की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा से, यहाँ से ताबूत वाले समाधान की प्राप्ति हुई है। जो सोनौली है, यहाँ से एक विस्तारित समाधान की प्राप्ति हुई है। और मोहनजोदड़ो से कलश समाधान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्न के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। अक्षवाप और पालागुल, सूत, छता, इन्हें आपको बताना है कि इनके पास कौन सा विभाग था। ठीक है, अक्षवाप की अगर हम बात करें, यह मुख्य रूप से आय व्यय गणना करने का जो एक अधिकारी था। पालागुल जो है यह एक विदूषक था। सूत या रथ सेना का सेनानायक था, जिसे सूत कहा जाता था। छत अधिकारी या दैवारिक या द्वारपाल था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 ऑप्शन ए। औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुलादान की प्रथा को बंद करना, जजिया कर लगाना, दरबारी प्रणाम की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग करना, दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाना। इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले औरंगजेब द्वारा दरबार में जो संगीत है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और यह जो प्रतिबंध है 1668 में लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब ने तुलादान की जो प्रथा थी उसको समाप्त करा दिया था। तुलादान की प्रथा को समाप्त करा दिया था और यह किया गया था 1669 में। ठीक, उसके बाद औरंगजेब ने दरबार में प्रणाम की जगह जो है सलाम अलैकुम के प्रयोग को जो है क्या कहते हैं, महत्व दिया था या कह सकते हैं, उसको जो है उसकी शुरुआत की थी, और यह किया गया था इसके द्वारा 1670 में। ठीक, और जजिया कर जो फिर से लगाया गया था, यह लगाया गया था 1679 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अलतमगा यह पुरस्कार स्वरूप दिए गए भू अनुदान था। कनकूद यह लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। जरीब भू राजस्व का ठेकेदार था। खुम्स युद्ध में प्राप्त शत्रु की संपत्ति थी। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जरीब की अगर हम बात करें, जरीब जो है यह भूमापक या कह सकते हैं कि जमीन मापक यंत्र था। ठीक है, भूमापक जो है यंत्र था जरीब। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्कन विद्रोह, खासी, जयंतिया, फराजी, इसको जो है कालक्रम में लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, खासी विद्रोह जो है यह जो हुआ था 1827 से लेकर के 33 तक हुआ था। ठीक, फराजी विद्रोह यह जो है 1838 से 1857 तक चला था। इसके बाद आपका जयंतिया विद्रोह यह जो हुआ था 1860 से लेकर के 63 तक चला था। और दक्कन विद्रोह जो हुआ था यह 1874 में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा 2 4 3 1 ऑप्शन सी। 2 4 3 1 डेट याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है क्रम से लगाने या फिर से मिलान करने के लिए डेट वाइज क्वेश्चन जो है यूपी पीएससीएस के फेवरेट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, खास करके इतिहास से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, कुछ गवर्नर जनरल दिए गए हैं, उनके प्रमुख कार्य दिया गया है। डफरिन द्वारा क्या किया गया था? डफरिन के समय में जो है वर्मा का विलय कर लिया गया था। एलनबरो द्वारा जो है सिंध का विलय एलनबरो के समय में ही हुआ था। लॉर्ड इरविन, इसने दीपावली घोषणा की थी। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की गई थी। लॉर्ड रीडिंग, यह भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 1 2 4 3 1 2 4। सैडलर कमीशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था की जाए। महिला शिक्षा के लिए एक अलग विशेष बोर्ड की नियुक्ति की जाए। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैडलर कमीशन के बारे में सभी विकल्प आपके सही है। सैडलर कमीशन, इसकी नियुक्ति कब की गई थी? इसके पहले वाले प्रैक्टिस टेस्ट में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, काफ़ी
डिटेल में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसकी नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है। और बता दें कि 1910 से लेकर के 1930 के बीच में जो है इसकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। कब किया गया था आप लोग एग्जैक्ट डिटेल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो है सैडलर कमीशन के बारे में सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कन्या भ्रूण हत्या निषेध, यह 1801 में किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन 1829 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है 1919 में पारित हुआ था। और सम्मति आयु अधिनियम 1804 में। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्या भ्रूण हत्या निषेध नियम। यह जो लाया गया था 1801 में नहीं बल्कि 1804 में लाया गया था, 1804 में। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। उनमें से राज्य और राज्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौशल, यहाँ का राजा महेंद्र था। और महाकांतार का राजा व्याघ्रराज था। पृष्ठपुर का स्वामी दत्त और कांची का विष्णुगुप्त। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठपुर की अगर हम बात करें, पृष्ठपुर का जो शासक है वो महेंद्र गिरी था, न कि स्वामी दत्त। कौन था? महेंद्र गिरी, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। मीर कासिम द्वारा बंगाल का नवाब बनने के बाद किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसने अबवाब नामक नया कर लगाया। पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लगाया। अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिजरी जमा की वसूली की। सेना के आधुनिकीकरण के लिए इसने फ्रांसीसी अधिकारी को वाल्टर रिन हॉर्ड को नियुक्त किया था। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना के आधुनिकीकरण के लिए इसके द्वारा जो है वाल्टर रीन नामक एक व्यक्ति को जो है अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि फ्रांसीसी नहीं बल्कि यह एक जर्मन अधिकारी था, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। शिवाजी की निम्न विजयों के नीचे दिए गए कूट के हिसाब से, शिवाजी द्वारा जो विजय किए गए थे उन्हें कूट के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, शिवाजी द्वारा जो सूरत पर दूसरी बार हमला किया गया था, यह 1670 में किया गया था, ठीक। और उसके बाद 1671 ईस्वी में उनके द्वारा सालहेर दुर्ग का विजय किया गया था, ठीक है। सालहेर दुर्ग का विजय जो है इनके द्वारा 1671 में किया गया था, ठीक है। 1673 ईस्वी में उन्होंने पनहाला के दुर्ग पर विजय किया था, 1673 में विजय किया था। और जिंजी की केले पर इनके द्वारा जो विजय किया गया था 1678 में किया गया था, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3-4-2-1, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योग के ह्रास के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके कारण गांव को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक। जो ग्रामीण शिल्प उद्योग है उसके पतन के बाद ये हुआ कि जो औद्योगिक सामग्री के लिए इनको शहरों पर आश्रित होना पड़ा। और ऐसे लोग जो शिल्प उद्योग में लगे हुए थे, इनके ह्रास के कारण यह लोग शिल्प उद्योग छोड़ करके कृषि पर आश्रित हो गए, ठीक है, जिससे इस पर जो है कृषि पर आश्रित जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो दोनों विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था का नहीं है? इसने भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकता था परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकता था। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष के बाद इसका जो है पुनरीक्षण करने की बात की गई थी। और इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना होता था। कौन सा विकल्प जो है इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गलत है। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकता था परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकता था, ये गलत है। किसान के पास ये अधिकार था कि वो अपनी भूमि का विक्रय करे या फिर उसे गिरवी रख सकता था, ठीक है। तो यह गलत हो जाएगा। और रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है कर्नल रीड और मोनरो द्वारा किया गया था। और सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 ईस्वी में बारामहल डिडुगुल वाले क्षेत्र में जो है लागू किया गया था, ठीक है। बारामहल वाले क्षेत्र में लागू किया गया था, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। अन्य सभी विकल्प जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में सही है। यह बंदोबस्त मुख्य रूप से 30 वर्षों के लिए लाया गया था, ठीक है। फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन में बाबा रामचंद्र के प्रयास से जो है इसका गठन किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है।
उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो है 1918 ईस्वी में किया गया था, यह सही है। लेकिन इसकी स्थापना में बाबा रामचंद्र का योगदान था, यह गलत है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना मुख्य रूप से गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मौलवी द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। जबकि अगर बाबा रामचंद्र की बात करें, इनके द्वारा 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। किसका? अवध किसान सभा का गठन इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। लाला हरदयाल इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इन्होंने गदर नामक एक पत्रिका निकाली थी और यह पत्र जो है पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, अन्य भाषाओं या कह सकते हैं कि इन सब भाषाओं में जो है प्रकाशित होती थी। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा जो है गलत है। ठीक, इसके संस्थापक अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक अध्यक्ष जो है वो सोहन सिंह भाखना थे। किसके? गदर आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे, सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, और यह जो पत्रिका निकाली गई थी, इसका प्रकाशन, इस पत्रिका का प्रकाशन पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और उर्दू में होता था। इसका प्रकाशन संस्कृत में नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा और चौथा गलत है। भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता किया गया था, पंचशील समझौता हुआ था, यह समझौता कब किया गया था? यह समझौता जो है 29 अप्रैल 1954 को भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत 5 प्रावधान क्या 5 समझौते जो किए गए थे, वो समझौते कौन से थे? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान करना, पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन, मतलब कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे के जो आंतरिक मामले हैं उसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, समानता और परस्पर लाभ, मतलब दोनों जो है एक दूसरे के लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे, और पांचवा जो था वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब शांति को बनाए रखने के लिए दोनों देश मिलकर के काम करेंगे। इन 5 समझौतों पर लागू मतलब सहमति बनी थी, या कह सकते हैं कि समझौता किया गया था, जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना गया था, लेकिन चाइना ने इसका पालन कभी भी नहीं किया। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी ने शासक बनने के पश्चात सबसे पहले पंजाब और गोखर का विजय किया। शेरशाह सीमांत प्रदेशों से मुगलों के किसी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बोलन दर्रे एवं पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है। बलबन के राजत्व का पूरा विवरण वसिया नामक पुस्तक में मिलती है। इस पुस्तक का लेखक कौन था? इमाद उल मुल्क, मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है इसका लेखक था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम वरीद के चंगुल से निकाल करके पुनः सिंहासनारूढ़ कर दिया। इस उपलक्ष्य में उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही है। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लागू करोड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इस व्यवस्था को उसने दीवाने एतमाद खान ने 1562 ईस्वी में लागू किया था। इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि को 185 राजस्व भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक राजस्व भाग की जो मालगुजारी है 2.80 लाख रुपए अर्थात 1 करोड़ दाम प्रतिवर्ष निर्धारित की गई थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है, एक सेकेंड, कौन सा विकल्प जो है सही है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। इसके अंतर्गत जो संपूर्ण खालसा भूमि है उसको 150 राजस्व भागों में विभाजित नहीं किया गया था, उसके जो है 182 राजस्व भागों में विभाजित किया गया था। और मालगुजारी 2.80 लाख रुपए नहीं बल्कि 2.50 लाख लगभग, मतलब 2.5 लाख रुपए था। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋण आयन उत्पन्न करते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, पहला गलत है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। और इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है
कि हाइड्रोजन ऋणायन देता है। कौन सा पदार्थ? अम्ल। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन वहन क्षमता है वह अवरुद्ध हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से यानी कि सही व्याख्या करता है। और यही वजह है कि जो ऑक्सीजन की जो ब्लड की ऑक्सीजन वहन क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगती है। दोनों विकल्प सही है, आर्य की सही व्याख्या कर रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? कुछ नाइट्रोजनी उर्वरक दिए गए हैं और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो लगभग 46% पाई जाती है, कैल्शियम साइनाइड में 40%, अमोनियम सल्फेट में 36% और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 24%। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। अमोनियम सल्फेट की अगर हम बात करें, इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगभग 20 से लेकर के 25% के आसपास पाया जाता है, न कि 36। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ धातु दिए गए हैं और उसका अयस्क दिया गया, इससे जो है आपको सुमिलित करना है, ठीक है। बात करेगा सोडियम, सोडियम का अयस्क क्या है? क्रायोलाइट। सोडियम का एक सेकेंड, हाँ, सोडियम का अयस्क क्या है? क्रायोलाइट। पोटेशियम का जो अयस्क है वो कर्नेलाइट है या पोटेशियम का अयस्क है, ठीक। और उसके बाद मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो है सोनाइट। सोनाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। और केराजीराइट जो है यह सिल्वर का अयस्क है, ठीक। केराजीराइट सिल्वर का अयस्क है, कर्नोलाइट पोटेशियम का, सोनाइट मैग्नीशियम का और क्रायोलाइट सोडियम का। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1 3 2 4, ऑप्शन सी 1 3 2 4। नेक्स्ट देखिए, एक छड़ी से धूल भरे ऊनी कपड़े को पीटने से धूल के कण नीचे गिरने लगते हैं। छड़ी से पीटने पर कपड़े में गति पैदा हो जाती है, जिस कारण धूल के कण गतिमान अवस्था में आ जाते हैं और वह कपड़े से अलग हो जाते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक। देखिए, छड़ी से किसी कपड़े को पीटने पर कपड़ा गतिमान होता है, लेकिन कपड़े के अंदर जो धूल होती है, धूल स्थिर अवस्था में बना रहता है, जिस कारण वो कपड़े से निकल करके नीचे गिर जाता है, ठीक है, कपड़े से निकल करके नीचे गिर जाता है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक औंस जो है 28.35 ग्राम के बराबर होता है। एक औंस 28.35 ग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और एक पाउंड की अगर हम बात करें, एक पाउंड में 16 औंस होता है, ठीक है, एक पाउंड में 16 औंस होता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओंडोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? द्रव के विशिष्ट गुरुत्व के मापन में, प्रकाश की तीव्रता मापने में, सापेक्ष आर्द्रता को मापने में, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने में ओंडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ओंडोमीटर का उपयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने में होता है। पिक्नोमीटर का उपयोग द्रव के विशिष्ट गुरुत्व को मापने में किया जाता है। फोनोमीटर का उपयोग प्रकाश की तीव्रता मापने में, और साइक्रोमीटर का उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापने में इसका उपयोग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरेलीन यह एक प्रतिजैविक है जो क्लोरेलन नामक शैवाल से बनाया जाता है या तैयार किया जाता है। यह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से रक्षा करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंद का उदाहरण है? हल्दी, बंडा, अदरक, आलू। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हल्दी और अदरक है। यह दोनों जो है प्रकंद के उदाहरण है। हल्दी, अदरक प्रकंद के उदाहरण है। अगर हम बात करें, आलू यह कंद का उदाहरण है। प्याज, लहसुन, लीली यह सल या कंद का उदाहरण है। बंडा, अरबी और केसर यह सभी जो है घन कंद का उदाहरण है। हल्दी हो गया, अदरक, केली और फर्न ये सभी प्रकंद के उदाहरण हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। मानव शरीर में कैल्शियम के प्रमुख कार्य क्या हैं? यह वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है, यह अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायता करता है, या रक्त के जमने में सहायता करता है, या एंजाइम के स्त्राव होने में सहायता करता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में इसका योगदान नहीं होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में जो योगदान करता है वो कौन सा पदार्थ है? वो है फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 2 3 4 सही है, पहला गलत है।
आमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कौन कौन से कार्य करता है? यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, या हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, या भोजन को सड़ने से बचाता है, तथा यह हड्डियों को गलाता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी विकल्प जो है वो सही है, सभी विकल्प सही है। देखिए, जिनके द्वारा जो नॉनवेज वगैरह का कंज्यूम किया जाता है और हड्डियाँ अगर मान लीजिए वो खा लेते हैं, तो ये हड्डियाँ जो है पेट में जा करके गल जाती हैं कि ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने वाले संविधान संशोधन जो है किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, और कब किया गया था? यह जो है 1956 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुब्रीत करना है। छठी अनुसूची में किसका प्रावधान किया गया? छठी अनुसूची की अगर हम बात करें, छठी अनुसूची में जो है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें जो है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक, 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख करता है। 5वीं अनुसूची, यह अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 2 3 4 1, 2 3 4 1। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एक सेकंड, कौन सा कथन सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में बांट दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी और पहली बार सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछना तथा बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया था। कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है? क्योंकि अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर अपने संकल्प रखने का जो अधिकार है, यह जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, इसी के माध्यम से प्राप्त हो गया था। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से भाग जोड़े गए थे? 4 का, 9 का, 10 का और 14 का। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 का, 9 का और 14 का, इसे जोड़ा गया था 10 का, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र ने अपने पहले संविधान उद्यान की स्थापना 29 अप्रैल 2024 को नागपुर में की है। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसका जो स्थापना है वो नागपुर में नहीं बल्कि कहाँ पे किया गया है? पुणे में किया गया है, पुणे में। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अनुच्छेद 64, इसमें उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है और अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की बात करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 65। इसमें राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रीतियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन का उल्लेख किया गया। ठीक है, जबकि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जो वर्णन किया गया है यह 67 में किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। प्रतिषेध रीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सिर्फ न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है, यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है, यह विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी होता है, यह अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। यह न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जीन डीएनए से बने होते हैं। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है, क्या पूछा है कि कौन सा, एक सेकेंड, कौन सा विकल्प गलत है? ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है, कोई सा भी गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ संस्थान दिए गए हैं और उसका मुख्यालय से सम्मिलित करना है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है यह हैदराबाद में है। मजगांव डॉक लिमिटेड यह जो है मुंबई में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है
यह है बेंगलुरु में, और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स या वर्कशॉप लिमिटेड जो है कोलकाता में है। सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। कंगारू को स्तनी वर्ग के कौन से उपवर्ग में रखा जाता है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंगारू को मेटाथीरिया वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, देखिए प्रोटोथीरिया के अंतर्गत अंडे देने वाले जीव जो हैं वो आते हैं, जैसे एकीरना हो गया, प्लेटिपस। मेटाथीरिया के अंतर्गत अपरिपक्व बच्चे को जन्म देने वाले जो मार्सूपियल होते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कंगारू हो गया। और यूथीरिया के अंतर्गत जो पूर्ण विकसित शिशुओं को जो जन्म देते हैं वह यूथीरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे मनुष्य और हाथी, यह दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लसिका में उपस्थित कौन एक हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है? कॉर्टेक्स, लाइपेज, लिम्फोसाइट्स या फिर नेफ्रॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन, शरीर के ताप को बनाए रखना, वसाओं का इमल्सीकरण करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसाओं का इमल्सीकरण करना। ठीक, यह जो है इसके द्वारा, किसके द्वारा? यकृत द्वारा नहीं किया जाता। ठीक है, यकृत मानव की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है। ठीक है, यह फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यकृत शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। लेकिन वसाओं का जो इमल्सीकरण है वो पित्ताशय में जमा पित्त रस द्वारा किया जाता है, न कि यकृत द्वारा। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है? फ्लोरीन, आयोडीन, आयरन या फिर टोकोफेरॉल। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन की कमी से ऑप्शन ए हो जाएगा। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती है। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। याद रखिएगा कि चांदी जो है वायु के संपर्क में आकर के किसका निर्माण करता है, यह क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड का। दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ पदार्थ दिए गए और उसके मूल राशि। पदार्थ का मात्रा मोल में, ज्योति तीव्रता कैंडेला, उष्मा गतिकी ताप केल्विन और द्रव्यमान मिलीग्राम। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। यह जो है किलोग्राम होता है, न कि मिलीग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जो नींव है वह है इंदिरा गांधी द्वारा रखा गया था। इसकी नींव जो है इंदिरा गांधी द्वारा इसकी नींव रखा गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, VADS, वायस एक्टिविटी डिटेक्शन। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है। 1 2 2 3, 1 3 या फिर सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संघ सरकार, इसका उल्लेख भाग 5 में किया गया है। सहकारी समिति का उल्लेख भाग 9 क में, राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में और संविधान संशोधन भाग 20 में। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सहकारी समिति। सहकारी समिति का जो उल्लेख है भाग 9 ख में किया गया है। ठीक, 9 ख में। और भाग 9 क की अगर हम बात करें, भाग 9 क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया। ठीक है, नगर पालिका का जो उल्लेख है भाग 9 क में किया गया। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है? नागरिकता, छठी अनुसूची में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कमी या विस्तार, राज्य निर्माण का, नए राज्यों का निर्माण। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में अगर कमी या वृद्धि करनी है तो इसके लिए जो है साधारण बहुमत से संशोधन नहीं होगा। इसके लिए जो है 2/3 बहुमत के साथ साथ जो है आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय या कह सकते हैं कि यह जो वर्डिक्ट है किसमें दिया गया था? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 275, 265,
263 या फिर 280। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 275। देखिए कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से जो प्रावधान है 275 में है। 265 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का जो अधिरोपण होता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। 263 जो है इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई है और 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद की 2/3 बहुमत से पास होना आवश्यक है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। भारत नए राज्यों का सृजन जो है साधारण बहुमत से कर सकता है, इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, या फिर पुरुष स्त्री तथा बच्चे की शिक्षा। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है इसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया गया है? 104वां संविधान, 130वां, 102वां या फिर 101वां। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 104वें संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व था लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है किसी भूभाग के भारत में शामिल होने से, रक्त संबंध या वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी माध्यमों से जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और जिसका उल्लेख जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि 5 प्रकार से जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र के समाविष्ट द्वारा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नागरिकता की प्राप्ति 5 आधार पर हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? अनुच्छेद 74, 75, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, अनुच्छेद 74 और 75। ऑप्शन सी सही है। 61वां संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वह कितनी थी? 18, 21, 25 या फिर 19। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष थी। ठीक है, जिसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता, इसका आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें किया गया है? 4, 6, 3 या फिर 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 प्रकार। और ये 5 प्रकार कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और है। ठीक है, एक और है जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और एक धर्म है। ठीक, धर्म है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और अगर हम बात करें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। दीनपनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, शेर शाह सूरी, इब्राहिम लोदी और हुमायूं। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। और यहीं जो है सीढ़ी से गिर करके पुस्तकालय, यहीं से दीनपनाह में ही सीढ़ी से गिर करके इसकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जसवंत एवं दशामन नामक चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर बाबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोनों जो है अकबर के दरबार में रहते थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। सबसे अधिक समय तक शासन जिसने किया था उससे जो है क्रम से लगाना है। ठीक है, घटते क्रम में। तो इसमें अगर हम देखें सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश पहले नंबर पर आया था, इसके द्वारा जो है 94 वर्षों तक शासन किया गया था। दूसरे नंबर पर है मामलुक वंश जिसने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था। तीसरे नंबर पर है लोदी वंश जिसके द्वारा लगभग 76 वर्षों तक शासन किया गया था। चौथे नंबर पर है सैयद वंश जिसके द्वारा लगभग 36 वर्षों तक शासन किया गया था। और खिलजी वंश जिसके द्वारा लगभग 30 वर्षों तक शासन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। वहिंद का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था? वहिंद का जो युद्ध है यह महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में वहिंद का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है 1008-9 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें महमूद गजनवी जो है विजयी हुआ था। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं किसके किसके बीच में? भीतरी ग्रह जो है यह पाए जाते हैं सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में जो है भीतरी ग्रह पाए जाते हैं।
इसकी अगर हम बात करें, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो है भीतरी या कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं, और इसके बाहर के जो ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, वन बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या फिर वन जीव विहार का परिसीमन। कौन जो है समुदाय को सीधे भागीदारी से नहीं जोड़ता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन जीव विहार का परिसीमन। जब परिसीमन कर देंगे तो समुदायों की भागीदारी कहाँ से होगी? ठीक है, इनका सीधा संपर्क टूट जाएगा, तो यह इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइसोनेफ रेखा किसको किसको मिलाता है? आइसोनेफ रेखा की अगर हम बात करें, यह जो है मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ रेखा कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को आइसोनीफ रेखा कहा जाता है। आइसोनीफ, ठीक, मेघाच्छादन के समान क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहा जाता है, और बर्फ गिरने के समान क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखा को आइसोनीफ कहा जाता है। ठीक, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है उसे डेटम रेखा कहा जाता है, और किसी संदर्भ बिंदु में क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को आइसोनोमल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र का अगर उद्यम है तो उसका स्वामित्व सरकार के पास होता है, निजी क्षेत्र है तो उसका स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही जो है एक क्राइटेरिया है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवासन, सूचना, इनमें से कौन मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी जो है मानव पूंजी के स्रोत हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकाला जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है सही है। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? इसके अंतर्गत जो है बिग इंच पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे बाद अगर बात करें, कॉमेकर पाइपलाइन या पूर्वी सोवियत संघ में स्थित है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है रूस और जर्मनी के बीच में है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद जो है इस पर यूक्रेन द्वारा जो है हमला भी किया गया था, इस पाइप को क्षति कर दिया गया था। ठीक है, तोड़ दिया गया था। और जो टैप लाइन है यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कहा जाता है? स्थानांतरित या झूम कृषि को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? कायिक प्रवर्धन की अगर हम बात करें तो यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ देखिए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं। दिसंबर 2023 में विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला का परिचालन किस देश में प्रारंभ किया गया है? यह किया गया है चाइना में, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की जिला एवं तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई की गई थी? इसकी सुनवाई की गई थी मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसकी सुनवाई की गई थी। दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष के रूप में। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका जो स्थापना है वह किया गया है लखनऊ में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक दिवस का आयोजन दिसंबर 2023 में नहीं किया गया था? विश्व एड्स, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी या फिर विश्व शौचालय दिवस। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस यह मनाया जाता है 19 नवंबर को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है नवंबर में, बाकी सभी दिसंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 नामक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? इसका प्रकाशन किया गया था यूएनईपी द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा, ऑप्शन ये हो जाएगा। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था? इसके अंतर्गत जो है किया गया था अनीश दयाल समिति की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था। ठीक, दिसंबर 2023 में डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? डोनाल्ड टस्क जो है या पोलैंड के प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया था? पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था टेलर स्विफ्ट को, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 27वां विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2023
में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया गया था। अनुच्छेद 370 किस वर्ष में अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था? इसे संविधान में जोड़ा गया था 1949 ईस्वी में। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में शामिल नहीं है? कौन इसमें शामिल नहीं होगा? प्रधानमंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय विधि मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री, ये लोकसभा प्रतिपक्ष। देखिए इसमें जो है केंद्रीय विधि मंत्री शामिल नहीं होंगे, बाकी ये तीनों लोग शामिल होंगे। ठीक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 संसद द्वारा कब पारित किया गया था? इसे संसद द्वारा पारित किया गया था 11 दिसंबर 2023 को संसद में इसे पारित कर दिया गया था। ठीक, दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक जो आयुर्वेद महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इस 5वां जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया था तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया था, जिसका थीम था स्वास्थ्य क्षेत्र और उभरती चुनौतियों और पुनर्स्थापनाशील का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? यह अवार्ड जो मिला था यह दिया मिर्जा को मिला था। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। वह किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका थी? मराठी, कोंकणी, हिंदी या फिर मलयालम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह हिंदी भाषिका की लेखिका थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इनका जो सेरगी शहर है वहाँ पे अनावरण किया गया है। दिसंबर 2023 में किस देश में स्थित साल्टन सागर में भारी लिथियम भंडार की खोज की गई है? यह अमेरिका के साल्टन सागर में लिथियम के भारी भंडार की खोज की गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में किस भारतीय अभिनेता को इटली सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया किरण बेदी को। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन किया गया था यह नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की किस देश में आयोजित बैठक में गुजरात के गरबा को मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था? कासाने बोत्सवाना में। यह क्वेश्चन 1-2 बार डिस्कशन हो चुका है इसके पहले वाले में भी। ठीक है। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर समीर शाह को बनाया गया, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2023 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? भारत का रैंक जो है इस समय 2024 वाले सूचकांक में 7वां था। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।